दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी किंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको सारी की सारी नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलो देखो क्लास, लास्ट क्लास के अंदर हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस देखा था, ठीक है ना। इंडिकेटर लिखवा दिए थे मैंने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। मैंने ये भी कहा था कि इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, दो ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो हजम नहीं हो रहे थे कि वो प्रेजेंट के नजर आ रहे थे, फिर पास्ट क्यों लिया गया, ये मुद्दा था। तो वो भी हमने डिस्कस कर लिया कि एक्चुअली हम जिस नजरिए से उनको देख रहे हैं उस हिसाब से V2 नहीं आएगा। लेकिन अगर हम उसको ये देखें कि वो इमेजिनेशन को दिखा रहे हैं, अनरियल चीज को बता रहे हैं, तो उस केस में हमने ये पाया कि इमेजिनेशन अगर प्रेजेंट की है तो V2 के थ्रू एक्सप्रेस होती है, और इमेजिनेशन अगर पास्ट की है तो हेड प्लस V3। उस केस में एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये आया था कि अगर बी फॉर्म ऑफ द वर्ब की हमें V2 लेनी है तो वो दो होती हैं। उस केस में अगर इमेजिनेशन वाला सेंटेंस है तो वाज का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि वाज इमेजिनेशन नहीं दिखाता, वर्ब दिखाता है। ये बात क्लियर है? कोई डाउट उस केस में नहीं है ना? ठीक है, गुड। तो हम आगे बढ़ते हैं क्लास। याद है मैंने आपको बताया था कि डू और डस जो है एम्फेटिक वर्ब की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। बताया था या नहीं बताया था? चलिए डिस्कस करें। देखिए क्लास, इंग्लिश में ना सबसे ज्यादा परेशानी कब आती है, जब हम किसी भी चीज की ये मान लेते हैं कि यही वर्किंग है, ठीक है ना। मान लीजिए किसी स्टूडेंट को ये पता है कि डू डस और डिड हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, ये पता है। अब वो ये मान ले कि ये सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, तो परेशानी बढ़ जाती है। उसको ये भी ध्यान रखना होगा कि मेन वर्ब का काम भी कर पाते हैं और ये एम्फेटिक वर्ब का काम भी कर पाते हैं। अगर उसे इन तीनों का पता है तो इन तीनों में से किसी भी तरीके से इन तीनों का इस्तेमाल किया जाएगा तो वो देख पाएगा कि सही इस्तेमाल हुआ कि गलत इस्तेमाल। चलिए, अगर हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इन तीनों में से किसी का भी इस्तेमाल हुआ, ठीक है, तो उस केस में ये बात तो बिल्कुल क्लियर होगी कि अगर हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इनका इस्तेमाल हुआ है तो उस केस में जो सेंटेंस होगा वो या तो इंट्रोगेटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। ये बात फिक्स है। पॉजिटिव या फिर एफर्मेटिव स्टेटमेंट के अंदर हम डू डस और डिड को हेल्पिंग वर्ब के तौर पर तो इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप पाते हैं कि डू डस और डिड का इस्तेमाल पॉजिटिव स्टेटमेंट में भी हुआ है तो उस केस में हो सकता है कि वो एम्फेटिक या मेन वर्ब रहा हो। तो फिर कैसे पता चलेगा वो एम्फेटिक है या मेन वर्ब है? अगर वो मेन वर्ब है तो मेन एक्शन वही कर रहा होगा, और अगर वो मेन वर्ब है तो वो अपने पास ऑब्जेक्ट ले लेगा, क्योंकि वो जब भी मेन वर्ब का काम करेंगे तीनों ये ट्रांजिटिव वर्ब बनेंगे जो सीधा ऑब्जेक्ट लेंगे, ठीक है क्लास। और अगर ये एम्फेटिक वर्ब है तो सीधी सी बात है ये अपने बाद बेस फॉर्म लेगा। मैंने दोनों के लिए बोला है, एम्फेटिक वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करेंगे इन तीनों को ये तो भी V1 लेंगे, और अगर इन तीनों का इस्तेमाल मैं करता हूं हेल्पिंग वर्ब के तौर पे तो भी ये V1 लेंगे, बेस फॉर्म, ठीक है क्लास। कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे डस का इस्तेमाल किया गया, अब इसके साथ मैंने लगाया नोट। इसका मतलब ये हुआ क्लास कि ये कहीं ना कहीं हेल्पिंग वर्ब है, यस, पहचान लेते हैं हम लोग, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब अगर ये है नेगेटिव में आएगा और अपने बाद क्या लेगा, बेस फॉर्म लेगा। अगर इस तरीके से हमें बेस फॉर्म नजर नहीं आता है, ये पता चल जाए कि ये हेल्पिंग वर्ब है, तो उस केस में हम उसे बेस फॉर्म में चेंज कर देंगे। ओके क्लास, बेस फॉर्म होता है प्योर फॉर्म जिसमें एस या एस भी नहीं लगनी चाहिए, ना ईडी फॉर्म लगनी चाहिए ना आईएनजी फॉर्म लगनी चाहिए। ओके, ये बात। सेकंड क्वेश्चन के अंदर भी मेरे पास क्या है, 10 है। क्या आप लोग बता सकते हैं कि इस केस में ये इन तीनों में से किस तरीके से यूज हुआ है? ये स्टेटमेंट इंट्रोगेटिव है क्लास।
और अगर ये इंट्रोगेटिव है तो ये हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ, क्योंकि सब्जेक्ट से पहले तो हेल्पिंग वर्ब ही आ सकता है, और ये हेल्पिंग वर्ब हुआ और ये अपने बात क्या ले लेगा, बेस फॉर्म। तो यहां पर हमें चाहिए कि बेस फॉर्म। तो सेकंड स्टेटमेंट के अंदर भी ये हेल्पिंग वर्ब है। मैंने कहा नेगेटिव स्टेटमेंट में और इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट डू और डस का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के तौर पर किया जा सकता है। ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट देखो, थर्ड स्टेटमेंट में डू का इस्तेमाल हुआ और स्टेटमेंट कैसी है, पॉजिटिव और अफर्मेटिव, है ना। अब इस केस में ये हेल्पिंग वर्ब का काम तो नहीं कर सकती, क्योंकि नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में ही ऐसा पॉसिबल है। अब दो विकल्प बचे, या तो ये इंट्रोगेटिव या तो ये एम्फेटिक है या ये मेन वर्ब। अब कैसे पता करें कि एम्फेटिक है मेन वर्ब, आगे का स्ट्रक्चर देख लीजिए ना। अगर आगे ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब ये मेन वर्ब रही होगी, और अगर आगे वीवर लिया है इसने तो फिर एम्फेटिक वर्ब के तौर पर ही काम कर रही होगी। तो अगर मैं इसके आगे देखता हूं तो मुझे वर्ब दिखाई देती है ना। अगर बाई चांस इसको ऐसे भी लिखा होता तो मैं इसमें करेक्शन कर लेता, लेकिन मुझे ये तो दिख ही रहा ना कि इसके बाद वर्ब आई है, तो ये जो है वर्ब मेन वर्ब तो नहीं ले सकता अपने बाद में। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये यहां पे V1 हुआ, तो ये हमारा क्या है, एम्फेटिक वर्ब। और अगर ऐसा है तो भी एम्फेटिक वर्ब होने के बावजूद इस वर्ब को सब्जेक्ट के हिसाब से एग्री होना पड़ेगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को इसे फॉलो करना पड़ेगा। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये कहता है कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब को सिंगुलर होना पड़ेगा, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब को प्लूरल होना पड़ेगा। अब इस केस में ये जो डू है ये सिंगुलर है या प्लूरल, प्लूरल। ये गलती बहुत बार करते हैं हम लोग। V1 प्लूरल है, V1 के साथ S या ES लगने से वो सिंगुलर बनता है। ये तो मैंने जब आपको टेबल करवाया तब भी इस बात को बोला था, और मैंने ये भी बोला था इस पर फिर भी गलतियां हो जाती हैं जो अब भी हो रही हैं। देखो आपसे डस सिंगुलर या प्लूरल, सिंगुलर। अब डिड के केस में सिंगुलर प्लूरल का लफड़ा नहीं है, क्योंकि वो V2 है, V2 को कोई फर्क नहीं पड़ता सब्जेक्ट से। और यही कारण है कि इमेजिनेशन के लिए V2 का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि उसे भी फर्क नहीं पड़ता सब्जेक्ट से, क्योंकि वो सेंस ही नहीं करती उसको। समझ रहे हैं? V1 का इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि V1 कहीं ना कहीं रियल चीजों से डील कर रहा है, V1 का जिक्र ही नहीं उसमें। और V1 प्लस ING के अंदर भी V1 है, इसलिए उसका भी इस्तेमाल नहीं है इमेजिनेशन के लिए। अगर आप देखें दो वर्ब जिनका चुनाव किया गया इमेजिनेशन को दिखाने के लिए, वो या तो V2 है या फिर V3 है। कहीं ना कहीं V2 को भी फर्क नहीं पड़ता सब्जेक्ट से, V3 को भी नहीं पड़ता, V1 को पड़ता है। तो अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे पूरी इंग्लिश को, तो एक लॉजिक के साथ वो कनेक्टेड दिखाई देगी। और जब आप इसको रूल्स के अंदर बांट देंगे ना, तो उसमें आपको कोई भी चीज ऐसा नहीं लगेगा कि एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो इनको जोड़ने की कोशिश करें, तोड़ने की कोशिश करोगे तो आपको फिर 2000-3000 रूल रखने पड़ेंगे। लेकिन जब आप इसे जोड़ेंगे तो शायद 7 से 8 ही ऐसे कॉन्सेप्ट होंगे जिनसे बंध जाएगी। ठीक है। अब तो मुझे इसको 10 कर देना चाहिए क्लास। ओके। अब हम इसे हेल्पिंग वर्ब नहीं करेंगे, हम इसे कहेंगे एम्फेटिक वर्ब। ओके। अब अगले केस में देखो, यहां पर मेरे पास क्या है, डिड। ओके। स्टेटमेंट नेगेटिव नहीं है और ना ही आगे V1 नजर आ रहा है। अगर देखो आगे V1 नजर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब V1 क्या, कोई भी वर्ब नजर नहीं आ रहा, तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि ये कहीं ना कहीं पे मेन वर्ब। और अगर ये मेन वर्ब है तो सीधा अपने बाद ऑब्जेक्ट लेना चाहिए, इसको ले लिया तो मैं इसको कहूंगा मेन वर्ब। ठीक है। अब एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, मान लीजिए मैं एक स्टेटमेंट है, डिड द वर्क ऑनेस्टली, यानी कि मैंने इसको इंट्रोगेटिव कर दिया इसको। अब क्योंकि वो पास्ट इंडेफिनाइट में था, पास्ट इंडेफिनाइट में अगर मुझे इंट्रोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर कौन आएगा V2 में। पास्ट इंडेफिनाइट टेंस में हेल्पिंग वर्ब का काम कौन करता है,
डिड, तो मैंने ले लिया डिड, तो ये वाला जो डिड है ये कहीं ना कहीं क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये मेरा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब ये वाली चीज जो है ये तो मेन वर्ब बनेगी ना, लेकिन मुझे ये पता है कि अगर डू, डस और डिड हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं तो अपने पास क्या लेते हैं, बेस फॉर्म लेते हैं। तो यहाँ पे डिड जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, डू में। डिड दे डू द वर्क ऑनेस्टली, समझ रहे हैं? अब एक ही स्टेटमेंट में डिड भी आ गया और ये भी आ गया। अगर ये प्रेजेंट में होता, सोचिए एक बार, जैसे मान लीजिए यहां पे डिड की जगह पे डू होता, डू, तो मैं इसको इंट्रोगेटिव कैसे करता, यस, डू दे डू देयर वर्क ऑनेस्टली। तो देखो डू डू आ गए, अब कोई कहते हैं दो डू आ गए एक सेंटेंस में, क्या ऐसा नहीं है कुछ भी। आपने देखा हैव के बाद हेड आ सकता है, हैज हेड आ सकता है, हेड हेड आ सकता है, ठीक है ना, यहाँ पे डू डू आ सकता है, समझ रहे हो, लॉजिक के साथ। अब एक हेल्पिंग वर्ब है, एक मेन वर्ब है, ऐसा नहीं कहा जाता। आप मुझसे पूछ रहे सर डू क्या होता है, कौन सा वर्ब होता है, मैं कैसे जवाब दूं, ठीक है ना। मैं अगर कहूंगा कि थोड़ा सा वेट कर लो, सही टाइम पर बताऊंगा, तो आप सोचते हो कि सर बताना नहीं चाहते, बताना नहीं चाहता ऐसा कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मेरा तो काम ही है सुबह से लेकर शाम तक बच्चों को कुछ ना कुछ समझाना। तो मुद्दा ये है कि सही टाइम पर सही लॉजिक के साथ अगर चीजों को समझाया जाए तो वो इफेक्टिव तरीके से माइंड में घुसेगी, वरना आपको तो लगेगा मैंने समझ गया, लेकिन मुझे तो पता है ना कि आपने कुछ नहीं समझा। समझना सही टाइम पर होता है। अब जैसे यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चीजें निकल के आई, तो वहां पर मैं 1 2 4 5 बातें बोल भी दूं तो वो तो आपके ऊपर से निकलेगी ना, क्योंकि उस सीक्वेंस में आपने नहीं सीखा, अब तक वहां पे पहुंचे नहीं है। अब सीधे 8वीं सीढ़ी पे पहुंचना चाहते हैं, दूसरी सीढ़ी पे छलांग मारने वाला, उसमें आपका लॉस है। स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया होता है सीखना आपका। क्या सिखाना है इससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है कैसे सिखाना है, किस वक्त क्या चीज रखी जाए जिससे स्टूडेंट्स के सामने वो चीज इफेक्टिव तरीके से हो, ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज। इसमें एक चीज हम गलत कर गए, इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, लगा दिया था, बहुत बढ़िया। भावना को समझो पत्नी ने क्या रखा है, सब कर दें इसको। तो इससे मैंने एक बार में कर दिया, बाई चांस आपको थोड़ा बहुत डाउट था कि नहीं वहां पे हुआ कि नहीं हुआ, अब लफड़े खत्म अपना, ठीक है ना। डू डस और डिड प्रेजेंट और पास्ट दोनों का इकट्ठा हो गया कि दोनों ही केसेस में हम एम्फेटिक वर्ब के तौर पर इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मतलब क्या है इसका, मतलब सेंस क्या निकला जब हम इसको एम्फेटिक वर्ब के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी देख लेते हैं। एम्फेटिक, ये वर्ड काफी सुना हुआ लग रहा है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के केस में भी ऐसी बात आई थी कि अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम लोग ठीक सब्जेक्ट के बाद रख दें, जैसे आई माई सेल्फ, यू योर सेल्फ, ही हिमसेल्फ, तो वो एम्फेटिक प्रोनाउंस कहलाते हैं। यस, तो मैंने कहा था वो एम्फसाइज करने का काम करते हैं, स्ट्रेस डालने का काम करते हैं, किसी चीज की इंपॉर्टेंस को दिखाने का काम करते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए किसी चीज को स्ट्रॉन्ग तरीके से रखने के लिए हम एम्फेटिक वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे किसी ने पूछ लिया क्या तुम वहां पे गए थे, यस आई डू गो देयर, ठीक है ना, आई डू हैव अ वर्क, इस तरीके से हम चीजों को रखते हैं। आई हैव अ वर्क कहेंगे तो उसमें दिक्कत नहीं है, दैट इज आल्सो ग्रामेटिकली करेक्ट, लेकिन आई डू हैव अ वर्क इसमें हम स्ट्रेस डालकर कहते हैं। मान लो कोई जिद कर रहा है कि यार तुम्हारे पास काम कुछ नहीं, झूठ बोल रहा है, तुम चलो ना हमारे साथ, तो उस केस में हम जोर देकर अगर भैया मेरे पास सच में काम है, तुम समझ नहीं रहो, मैं नहीं जा सकता, तुम जाओ, तो उस तरीके से आई डू हैव अ वर्क टू डू। समझ गए आप लोग? तो ग्रामर के कॉन्सेप्ट एज इट इज फॉलो होंगे। डू डस और डिड को जब एम्फेटिक वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा तो वो अपने बाद बेस फॉर्म लेगा, लेकिन जब उसे मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा तो वो फिर एक और वर्ब का क्या करेगा, वो सीधा ऑब्जेक्ट देगा। हेल्पिंग वर्ब को मेन वर्ब चाहिए, मेन वर्ब को थोड़ी ना मेन वर्ब चाहिए, आगे मेन वर्ब अपना सीधा ऑब्जेक्ट लेगा, ठीक है। ये मैं बोल चुका हूँ, डू डस और डिड जब भी मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होंगे वो ट्रांजिटिव नेचर के होंगे, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेंगे। क्लियर है क्लास? चलिए,
देखिए क्लास, अब हम पास्ट कंटिन्यूस के बारे में सीख रहे हैं, तो एक बार डायग्राम के थ्रू ना एक बार कंपैरिजन कर लेते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस में आखिर क्या बेसिक डिफरेंस है। तो जैसे मान लीजिए इधर देखते हैं, ठीक है, ये टाइमलाइन बनाई मैंने। प्रेजेंट कंटिन्यूस का डायग्राम देखते हैं पहले। प्रेजेंट के टाइम पर, ये है प्रेजेंट का टाइम, प्रेजेंट के टाइम पर कोई एक्शन ऑनगोइंग दिखाता था ये, तो शुरू कहां से होता था? पास्ट से। तो पास्ट के एक पॉइंट से शुरू हुआ और प्रेजेंट के टाइम पर वो एक्शन क्या मिला हमें? ऑनगोइंग। ये हो गया हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का डायग्राम। अभी समझिए। अब मैं कह रहा हूं पास्ट कंटिन्यूस, शब्दों को ध्यान से सुनिए। पास्ट कंटिन्यूस, इसका मतलब पास्ट के किसी पॉइंट पर जब मैंने देखा तो मैंने पाया कि एक्शन क्या था? ऑनगोइंग। पहले पास्ट का पॉइंट पकड़ते हैं, एक मान लेते हैं ये पास्ट का एक पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट पर जब मैंने देखा तो मैंने पाया कि कोई एक्शन क्या था? ऑनगोइंग था। तो इसका मतलब इस पॉइंट से पहले शुरू हुआ होगा वो एक्शन। मान लेते हैं ये दूसरा पॉइंट है जहां से वो शुरू हुआ, तो यहां से मैंने जब देखा तो यहां पे इस पॉइंट तक तो वो ऑनगोइंग था, कहीं जाके कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर ध्यान से आप देखें तो ये जो डायग्राम था ना, ये डायग्राम सिर्फ समय के हिसाब से इधर शिफ्ट हो गया। और जब आप फ्यूचर कंटिन्यूस का डायग्राम देखेंगे कि फ्यूचर कंटिन्यूस आखिर क्या बताता है, तो वो कुछ यूं कहानी बन जाएगी। ये फ्यूचर, तो फ्यूचर कंटिन्यूस ऐसा हो जाएगा कि फ्यूचर के किसी पॉइंट पर जब मैंने देखा तो मैंने पाया कि कोई एक्शन ऑनगोइंग होगा। तो इस पॉइंट पर अगर देखेंगे तो ऑनगोइंग, तो यहां से ऐसे होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। यही डायग्राम उठकर जब यहां चला गया है तो ये फ्यूचर कंटिन्यूस बन गया। यहां पे प्रेजेंट के टाइम पर है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस, और पास्ट के टाइम पे चला गया तो पास्ट कंटिन्यूस। यू नो वेरी वेल कि कंटिन्यूस बनाने के लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए वर्ब के अंदर। वो टाइम टेकिंग होना चाहिए, वो एक्शन होना चाहिए, समझ रहे हैं? सारे कॉन्सेप्ट एज इट इज है, यानी जो हार्डवर्क हम पहले कर चुके उसका हमें फल मिलेगा यहाँ पर। तो हमें यहाँ पर ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ टाइम बदल रहा है, नेचर थोड़ी बदल रहा है। तो टाइम के बदलाव को हमें पकड़ना है। याद कीजिए, एट दिस टाइम किसका इंडिकेटर था? प्रेजेंट कंटिन्यूस का था। यस, तो एट दैट टाइम पास्ट के पॉइंट को रेफर करते हैं। तो जब एट दिस टाइम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इंडिकेटर था तो एट दैट टाइम पास्ट कंटिन्यूस का इंडिकेटर बन जाएगा। इसमें कोई दिक्कत किसी को? मैंने इज को वाज नहीं किया, मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस में चेंज किया, ठीक है। फिर अगले में देखो, अब क्या है कि ये जो एट दैट टाइम है ना, डायग्राम को समझिएगा। एट दैट टाइम पास्ट के इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का काम कर रहा है, ठीक है। अब हमें बस ये देखना है कि पास्ट के पॉइंट को किस किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब अगले केस में क्या हो रहा है कि जो व्हेन शी अराइव्ड है, ये जो V2 है अराइव्ड, ये कोई टाइम तो रहा होगा ना क्लास, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, और ये जो है V2 बता रहा है पास्ट। तो सीधी सी बात है, ये एक्शन पास्ट का है, पास्ट के किसी टाइम पर हुआ होगा। तो ये जो क्रॉस है, ये वाली, ये अब पास्ट के उस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर दे, यानी यहां पर ये अराइव हुआ, और जब ये अराइव हुआ उस टाइम पर क्या था, तो ये प्रेजेंट में कैसे रह सकता है? किसमें जाएगा? पास्ट में। समझ रहे हैं आप इस प्रक्रिया को? 5, ठीक है। तो यहां पर पास्ट को रिप्रेजेंट करने का काम इस स्ट्रक्चर ने किया। तो V2 जो है पास्ट के टाइम को रिप्रेजेंट कर सकता है। अब अगले केस में देखिए, यहां पर देखिए ये वाला
ये कहीं ना कहीं मुझे बस ये बताओ कि पास्ट के टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, V2 हो गया। अब इधर देखो, ये भी क्या कर रहा है, V2। ठीक है, अब समझिए, मैं ये नहीं कह रहा क्लास कि वहां पर when प्लस V2 आ जाए तो आप इसको पास्ट कंटिन्यूस कर दीजिए, ठीक है ना। ये रट्टाफिकेशन हो जाएगी कि भैया आप जुगाड़ बना लें, जुगाड़ में फिर कहीं ना कहीं पे चीजें गलत होती नजर आएंगी। आप when प्लस V2 से ये समझें कि जो एक्शन का टाइम है वो पास्ट का है। अब उसे कंटिन्यूस में दिखा रहे हैं तो ऑनगोइंग दिखा रहे हैं उस टाइम पे, अगर उसे कहीं और दिखाएंगे तो वो कहीं और चला जाएगा। अब देखिए, यहां पर मैंने पास्ट कंटिन्यूस दिखाया इसको, और यहां पर क्या दिखाया, पास्ट इंडेफिनिट। ये V2 है और ये वाज प्लस V4 है। ओके क्लास, अब दोनों के सेंस उस कंडीशन में अगर सही बैठते तो हम दोनों को सही कर देंगे, और नहीं बैठते तो जहां पर सही होगा उसमें ले जाएंगे। अब ऊपर वाला स्टेटमेंट पता है क्या कह रहा है, ऊपर वाला स्टेटमेंट ये कह रहा है, यानी डायग्राम इसका क्या बनेगा, ये वाला, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि कोई पर्सन है, कुछ काम कर रहा था, ठीक है ना। जैसे डायग्राम के थ्रू मैं आपको बताऊं तो एक पर्सन है, ठीक है। अब मान लो वो यार बर्तन धो रहा है, ठीक है। इधर भी बर्तन ही धो रहा है, ठीक है। और इधर भी बर्तन धो रहा है, ऐसा। यानी कि देखो, इधर बर्तन धोने का काम शुरू किया और यहां तक मैंने देखा कर ही रहा। अब इन बिटवीन दिस एक्शन क्या हो जाता है कि एक्सप्लोजन होता है। मान लेते कहीं पे बम फटता है, फट गया। तो अब कोई पूछ रहा है कि जब बम फटा, ये इधर ये फटा बम, ये यहां से बर्तन धो रहा था और ये बम फट गया, तो तुम उस वक्त क्या कर रहे थे, बर्तन धो रहा था। एक सिचुएशन बन सकती कि नहीं। तो आप चीजों को समझें, फील करें और उस हिसाब से चेक करें कि इज दैट लॉजिकल और नॉट, ठीक है ना। अगर लॉजिकल नहीं है तो हम उसको गलत कर देंगे, लॉजिकल है तो हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन रूल से ये चीजें नहीं आ सकती कि वेन के बाद ये, इससे पहले ये हो तो ये कर दो, उससे पहले ये हो तो ये तो कचरा है। अब कहां तक और कब तक कंडीशंस याद रखेंगे ऐसे, तो इस कचरे को बाहर रखना है। अब मान लीजिए दूसरा केस पता क्या है, दूसरे केस में ये है कि जब बम फटा तब क्या किया, हैपनिंग एट द सेम टाइम। जैसे इसका डायग्राम कुछ यूं बनेगा, देखिए। ठीक है, मान लेते हैं पास्ट के एक टाइम पे बम फटा, इधर फट गया, तो जब ये फटा ना एग्जैक्टली उसी टाइम पे आपने क्या किया, उसी टाइम पर क्या किया। तो देखो दोनों का टाइम सेम है, इसका और इसका, दैट मीन्स बोथ द एक्शंस आर हैपनिंग एट द सेम टाइम, ठीक है। यानी कि जैसे मान लीजिए ये काम चल रहा था, मान लेते हैं कि ये बम फटा इधर इस टाइम पे, टाइम इंडिकेट कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। मान लेते हैं ये 4 बजे है और ये 4:30 है, ठीक है ना। और जब ये चल ही रहा था, अब हमें नहीं पता यहाँ पे बम फट गया। अब जैसे यहाँ पे बम फटा, ये ऑनगोइंग प्रोसेस था, ठीक है ना। आगे हम टाइम नहीं लिखते कि कहाँ तक क्या था। अब बम फट गया, मान लीजिए कि टेबल था, टेबल के नीचे घुस गया वो, ऐसे, ठीक है। अब तो ठीक है, ठीक है। तो इधर बम फटा, इधर हो गया। These two are happening at the same time. बम फटा, टेबल के नीचे घुस गया, ओके। वेरी लेस टाइम, नेग्लिजिबल टाइम, फटा घुस गया आदमी, ठीक है। जैसे भूकंप आता है कई बार, क्या होता है एकदम से वो हो जाता है। जैसे मान लीजिए बम फटा, कानों पे हाथ रख लिया, होता है ना ऐसा सडन वो, तो इस तरीके से हो गया। अब इस केस में क्या हो रहा था, जब ये हुआ उस टाइम पे ये ऑनगोइंग था। तो दोनों के दोनों चीजें लॉजिकल है या नहीं है, बताओ। है तो हमें क्या हर्ज है,
हमें हिंट ये मिल रही है कि पास्ट में रहना चाहिए, पास्ट में अगर उसको हम एक सेम टाइम पर दिखा पा रहे हैं तो भी दिक्कत नहीं हमें, और अगर हम ये दिखा रहे हैं कि उस टाइम पे वो ऑनगोइंग था जब ये हुआ तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं। इज इट क्लियर क्लास? तो अगर हम ये कहें कि व्हेन के आने पे आपको कंटिन्यूस ही लेना पड़ेगा, वो भी गलत है। ठीक है, V2 भी लिया जा सकता है, ING भी लिया जा सकता है। जब ING लेंगे तो हम किसी चीज को ऑनगोइंग दिखा रहे हैं उस टाइम पे, और जब V2 ले रहे हैं तो हम उस टाइम पर उसको कंप्लीट बता रहे हैं। दैट्स इट। क्लियर है? अब देखिए, तो दोनों सही होंगे विथ डिफरेंस इन मीनिंग। हाँ, यस यस, इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच का एग्रीमेंट कभी ना टूटे। देखो टाइम को तो आप मैनेज कर ही लेंगे, अगर मैं यहाँ पे आर लेता या इज लेता तो आप उसको टाइम में चेंज कर लेते ना, क्योंकि देखिए ये जो क्लोज है यहाँ से लेके यहाँ तक का, यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये टाइम ही तो बता रहा है ना। हो सकता है ये कल का 6 बजे हो, ये कल का 5 बजे हो, ये टाइम को बताने का काम कर रहे हैं, लेकिन थ्रू V2। तो इससे हम ये भी समझ पा रहे हैं कि V2 एक्सप्रेशंस को हम जो है V2 से बने हुए क्लोजेस को हम इस्तेमाल कर सकते हैं पास्ट के टाइम को रेफर करने के लिए। ओके, अब ये दोनों सही है, लेकिन वर्ब का सब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट हम कभी भी नहीं तोड़ सकते, तो ये जो है इसके हिसाब से आएगा। ओके क्लास, ये मुद्दा हो गया। अब देखो इधर अगर मैं सेंटेंस को इतना रखता हूं, समझिएगा कैसे चेंज आ रहा है। अगर मैं इतना रखता हूं तो मुझे कोई हर्ज नहीं है, प्रेजेंट की सिचुएशन मानी जा सकती है, और ये कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट ऑफ टाइम दिखाता है, ऑल द डे, तो वो चीजों को खींच रहा है, समझ रहे हैं? और ये कंटिन्यूस में पॉसिबल है, कहीं से एक पीरियड तक फैलना। ऑल द डे क्या कर रहा है? एक पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा वो पीरियड प्रेजेंट का है कि पास्ट का है, हमें तो दोनों सही ना। अगर यहाँ पर यस्टरडे नहीं है, समझिए इस बात को, वहां पर अगर मैं पास्ट कंटिन्यूस दूं तो भी सही है, उस केस में ये मान लिया जाएगा कि पास्ट का पॉइंट पीरियड रहा होगा, और प्रेजेंट कंटिन्यूस लूंगा तो भी सही है, लेकिन टाइम की इन्वॉल्वमेंट है तो कंटिन्यूस लेना मुझे बनता है यहाँ पे लॉजिक। अब मुद्दा ये है कि यस्टरडे देकर, अब आप मान लीजिए इस तरीके से रट्टा मार ले कि यस्टरडे आने पर लास्ट प्लस टाइम आने पर, याद है ना इंडिकेटर्स, ठीक है ना, उस तरीके से आने पर तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। कई बार बच्चे क्या होते हैं ना, सिंस यस्टरडे लिखा होता है, उस केस में रहता है सर इसमें प्रेजेंट परफेक्ट क्यों आया, सर आपने तो कहा था यस्टरडे आने पर तो ये हो जाता है। मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने बिल्कुल लॉजिकली आपको ये बात बताई जो पास्ट के पॉइंट को रेफर कर रहा है, पॉइंट को, ये तो पीरियड को रेफर कर रहा है, ये पास्ट के पॉइंट को रेफर कर रहा है, पीरियड को, क्योंकि ये इसके साथ कंबाइंड होकर व्हेन का रिप्लाई दे रहा है ना। तो यस्टरडे अकेला, अगर अकेला होता तो कहानी कुछ और हो सकती थी, फिर वो एक पॉइंट बन सकता था। इज इट क्लियर क्लास? तो इस हिसाब से हमें लॉजिकल होना पड़ेगा और इन चीजों को सीखना पड़ेगा। जैसा मैंने कहा, जो मैं चीजें सिखा रहा हूं वो लॉजिकल है, इस वजह से अगली 3 क्लास जब आप कर लेंगे तो आज वाली क्लास आपको हल्की और इजी लगने लग जाएंगे। जैसे अभी अगर मैं बात करूं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अगर हम किसी कॉन्सेप्ट की बात करते हैं या प्रेजेंट कंटिन्यूस की करते हैं, कितना आराम से हम समझ पाएंगे उस चीजों को। उस टाइम पर वो बोझ लग रहा होगा कि ये भी कॉन्सेप्ट हो गया, ये भी हो गया। तो मुद्दा ये है क्योंकि चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। आज जब हमने पास्ट कंटिन्यूस किया तो फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस का जिक्र हुआ, फ्यूचर कंटिन्यूस करेंगे तो फिर इन दोनों का जिक्र होगा, और जब इनका जिक्र होगा तो इन चीजों की जो नॉलेज है, इनका जो कॉन्सेप्ट है और बेहतर तरीके से हमारे क्लियर हो जाएगा। कर लेंगे? तो ये एक पॉइंट था हमारा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, खड़े हो गए हैं। 4th वाले में एक सेकंड देखने दो, कौन से वाले? ये वाला कह रहे हो ना आप? हाँ ठीक है, बैठ जाओ। ये बताना चाह, कई बार ऐसा होता है कि मैं जब लिख रहा होता हूँ ना उस टाइम पे सोच लेता हूँ कि ये वाला रिवाइज कराऊंगा, ये वाला, और फिर क्या होता है कई बार छूट जाता है। थैंक यू सो मच। अब देखो मैंने क्या किया, इसमें यू से पहले वर्ब को रखा और इसमें यू के बाद में रखा। इज इट क्लियर? और क्या है, ये दोनों के दोनों मेन क्लोज हैं आपके। पहली बात तो ये कि यहाँ पर इंट्रोगेट किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, पहले ये बात समझिए आप। इंट्रोगेट किया जा रहा है ना, दोनों ही सिचुएशन में पूछा जा रहा है किसी से कि क्या कर रहे थे या क्या किया था। इज इट क्लियर?
जब एक्सप्लोजन हुआ तो एक में ये पूछा जा रहा है कि उस वक्त आप क्या कर रहे थे, और दूसरे में ये पूछा है कि उस वक्त आपने क्या किया। दोनों ही इंट्रोगेट कर रहे हैं। तो इंट्रोगेट कर रहे हैं तो बात ये है कि हम ये बेसिक चीजें ना भूलें कि इंट्रोगेटिव मार्क आना चाहिए। कई बार क्या होगा, 4 स्टेटमेंट दे दी जाएगी या 5 दे देगी, बैंक में बहुत कॉमन चीज है ये, और उसमें से आपको करेक्ट वन छांटना होगा। तो कई बार हमने पहला पढ़ा, दूसरा ग्रामेटिकली बिल्कुल सही है लेकिन लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं आया, जबकि फोर्थ ऑप्शन में क्वेश्चन मार्क था लेकिन हमने सेकंड वाले को देखा सब सही है, टिक। तो ये चीजें गलत हो जाती हैं। तो समझिए, अगर हम इंट्रोगेट कर रहे हैं तो उस केस में हमें सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब को लेके आना पड़ेगा, सब्जेक्ट के साथ उसको एग्री भी होना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखिए, अगर मैं यहां पर कर रहा हूं इंट्रोगेट, तो ये तो यू डिड, ये तो एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर बन गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। लेकिन हमें करना क्या है, इंट्रोगेट। इंट्रोगेट करना तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले आना पड़ेगा। और अगर ऐसा है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, इसका हेल्पिंग वर्ब क्या बनेगा, अभी हमने डिस्कस किया है ये बात, क्या बनेगा क्लास, डिड। और यहां पर डिड आने से इसको किस में चेंज होना पड़ेगा, बेस फॉर्म में। तो ये हमारा चेंज हो जाएगा डू। ये बात क्लियर हुई। तो ये बात मैं आपको बताना चाह रहा था कि अगर इंट्रोगेट किया है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क इसमें भी आएगा ना फिर, ठीक है। और वर्ब को सिर्फ व्हाट आने से वो इंट्रोगेटिव नहीं बन जाएगा, जब तक वर्ब सब्जेक्ट से पहले नहीं जाएगा तब तक वो इंट्रोगेटिव नहीं बनेगा। गुड, वरना ये ऐसे ही अपलोड हो जाते हैं बिन मतलब। चलो बहुत बढ़िया, अच्छा कर रहे हो तुम लोग। आगे बढ़े, ठीक है, साफ कर दूं। देखिए समझिए इस चीज को हमने पहले डिस्कस किया है लेकिन एक अलग एंगल से किया था, एडजेक्टिव के अंदर, और शायद प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर भी मैंने ये बात बताई आपको कि ग्रेजुअल चेंज के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। लेकिन वो ग्रेजुअल चेंज जब प्रेजेंट का होगा तब, सोचिए आप इस बात को। तो सिर्फ क्या हो रहा है, टाइम बदल रहा है, नेचर नहीं बदल रहा है टेंस का। अगर प्रेजेंट के टाइम पर कोई चीज ग्रेजुअल चेंज दिखा रही है तो उसको हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस में दिखाया, ठीक है। जैसे मान लीजिए एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग कोई चीज ग्रेजुअल इंक्रीज या ग्रेजुअल डिक्रीज दिखा रही थी तो उसको मैं प्रेजेंट कंटिन्यूस में रख सकता हूं। लेकिन बाई चांस मान लीजिए वो काम कल हो रहा था या उससे पहले हो रहा था, पास्ट के किसी पॉइंट पर हो रहा था, उस केस में तो मैं प्रेजेंट का तो इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन ग्रेजुअल चेंज तो उसमें था। और ग्रेजुअल अगर चेंज था दैट मींस देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ टाइम, इट वाज प्रोग्रेसिव, समझ रहे हो ना, उसमें टाइम की इन्वॉल्वमेंट भी है, वो प्रोग्रेसिव भी है, बस टाइम चेंज है। तो टाइम चेंज है तो टेंस बदल दो, पास्ट है तो पास्ट बना दो, समझ रहे हैं आप इसको। यहां पर बोला कि वी स्टॉप देयर, मान लीजिए कुछ लोग थे और कहीं पर घूमने गए थे, कहीं पर मान लीजिए ट्रैवलिंग कर रहे थे, और तो मान लीजिए उन्होंने सोचा यार पहाड़ पे चढ़ते हैं, इस पे चढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा चढ़ने के बाद उनको रियलाइज हुआ कि देखो अंधेरा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, एंड दे स्टॉप्ड देयर, एंड व्हाट दे डिसाइडेड टू रिटर्न। उन्होंने रीजन दिया बिकॉज या फिर एज इट गेट्स डार्कर एंड डार्कर वी कैन सी देयर इज ए ग्रेजुअल इंक्रीज, टाइम बढ़ रहा है उसी के साथ अंधेरा बढ़ रहा है, यस
देखो इतना तो आपको एडजेक्टिव में किया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में किया, और अब फिर करवा रहा हूं, तो ग्रेजुअल चेंज को तो पकड़ना आना चाहिए ना आपको भी। ठीक है, तो अगर यहाँ पर ग्रेजुअल चेंज है, इट मीन्स हम यहाँ पर कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। अब ये देख लो भैया टाइम क्या है, और टाइम है यहाँ पर क्या, पास्ट का, और अगर पास्ट का है तो यहाँ पर कंटिन्यूस तो बनेगा ही, यानी कि गेट का हो जाएगा गेटिंग, और क्योंकि बात पास्ट की है तो ये हो जाएगा वाज गेटिंग। क्लियर है? सेम लॉजिक। ये डायग्राम है, जैसे मान लीजिए ये एज मान लीजिए किसी की, ये हाइट मान लीजिए, ठीक है ना। तो एज मान लेते हैं कि यार वो इधर तो पैदा ही हुआ था, इधर मान लेते हैं कि 10 साल, 15 साल, 20 साल, और इधर कोई भी आंकड़ा मान लो जिससे उसकी दिखाएं कि हाइट पहले इतनी थी, 10 साल का था तब, 15 साल का हुआ तो इतनी हाइट हो गई, और 20 साल का हुआ तो इतनी हाइट हो गई। अगर ये बात जो ग्रेजुअल चेंज दिख रहा है इसमें वो प्रेजेंट का है, तो हम कह सकते हैं ही इज गेटिंग टॉलर। और अगर हमें दिख रहा है कि आगे भी उसकी लंबाई बढ़ ही रही है, ऑनगोइंग प्रोसेस है, तो उसको हम कंपैरेटिव डिग्री को डबल कर देते थे, टॉलर एंड टॉलर, स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। ठीक है, इस तरीके से था। और अगर बात है पास्ट की, मान लो 30 साल बाद हम बात कर रहे हैं कि जब वो 10, 15, 20 साल ऐसे था तो उसकी हाइट बढ़ती ही जा रही थी, इट इज आल्सो लॉजिकल। तो उस केस में हम ग्रेजुअल इंक्रीज दिखा रहे हैं, या ग्रेजुअल जो चेंज दिखा रहे हैं वो कहाँ का दिखा रहे हैं, पास्ट के टाइम का दिखा रहे हैं। और पास्ट के टाइम का ग्रेजुअल चेंज दिखाने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल कर लेंगे। क्लियर है क्लास? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, चलो आज यहीं तक सीमित रखते हैं हम लोग, ठीक है, या करना है आगे? यही तक, ठीक है। कारण क्या है मैं बताता हूं। आगे जो कॉन्सेप्ट है ना वो ऐसा है कि जो कंटिन्यूस टेंस, अभी मैंने एक चीज बताई आप लोगों को कि V2 में लेंगे तो भी सही है, और V1 प्लस ING में हमने लिया उसको तो भी सही है। कई बार ऐसा होगा कि हमारे सामने ये देखना पड़ेगा कि वो बैकग्राउंड इवेंट है या नहीं है, तो वो एक लंबा डिस्कशन है जो कनेक्टेड है एक दूसरे से, और वो कम से कम भी 1 से 1.5 घंटे का आपस में लिंक्ड टॉपिक है। तो उसको यहाँ पे मान लो आधे घंटे में यहाँ पे तोड़ना और फिर वहां पे तोड़ना, वो गड़बड़ कर जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ पूरा एक क्लोज टेस्ट लूंगा आपके सामने, जहां पर बताऊंगा कि बैकग्राउंड इवेंट्स आखिर होते क्या हैं, और बैकग्राउंड इवेंट होने पर हम क्यों कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो वो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, तो वो इसमें जमेगा नहीं, ठीक है ना। थैंक यू।